अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस में आप सभी लोगों को ये बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही कर्ता होता है और एक ही वर्ब होती है। अगर दूसरे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब को हम किसी और रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे पार्टिसिपल में या इन्फिनेटिव में या जीरेंड में, होता है या नहीं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन से दोनों सेंटेंस जुड़ जाते हैं और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल एक बात होती है, कंपाउंड सेंटेंस में दो समान पद वाले यानी दोनों के भाव पूरे व्यक्त होंगे, दोनों ही सेंटेंस के भाव पूरे व्यक्त होंगे, दोनों सेंटेंस स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, दोनों के कर्ता, तो दोनों ही समान पद वाले सेंटेंस होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में एक समान पद वाला सेंटेंस होता है और दूसरा आश्रित वाक्य कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? आश्रित वाक्य, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मान के चलो कि कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में एक क्या होगा? प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज यानी मुख्य वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो एक मुख्य वाक्य होगा, एक दूसरा उससे जुड़ा होगा, तो जो मुख्य वाक्य होगा वो प्रिंसिपल क्लोज और जो दूसरा आएगा वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिव क्लोज। अब लेकिन अगर कोई वाक्य ऐसा है जो इससे जुड़ गया, यानी जरूरी नहीं है कि हम दो वाक्यों को ही जोड़े, कभी कभार हम दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ देते हैं, होता है ना, तीन सेंटेंसेस भी जोड़े जाते हैं। तो जो इसके बाद होगा वो कोऑर्डिनेटिव क्लोज हो सकती है या सबऑर्डिनेटिव क्लोज भी हो सकती है। ये क्या है? ये आपके सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस दो होंगे, दो वाक्य होंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस में दो उपवाक्य होंगे तो एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। लेकिन यदि दो से अधिक वाक्य है तो एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, इस तरह से भी हो सकता है। आप इसमें ये देखिए, नोट लिखिए जल्दी। कंपाउंड सेंटेंस वह होता है आपकी पहचान के लिए, आप कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो कंपाउंड सेंटेंस वह होता है, कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। ये चार प्रकार के होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो कंपाउंड सेंटेंस आपको कंजंक्शन से ही पहचान में आ जाएगा। किससे पहचान में आ जाएगा? कंजंक्शन से, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं और ये कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है कोमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथा होता है आपका इलेटिव कंजंक्शन। हिंदी में क्या बता रहे? ये हमने कंजंक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है ना, आप लोग समझ जाना। कंजंक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, कोमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन।
ये आपको लिखना नहीं है, हम एक एक करके आपको बोल रहे हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। तो नंबर 1 डालो कॉमुलेटिव कंजंक्शन, लिख लिया कॉमुलेटिव कंजंक्शन। इसके बारे में लिखो, ब्रैकेट में इसके सामने लिख दो योगात्मक, वाक्यों को लगातार जोड़ने वाली, योगात्मक कोमा वाक्यों को लगातार जोड़ने वाली, योगात्मक कोमा वाक्यों को लगातार जोड़ने वाले। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। हाँ, अब हमने क्या बोला, जो कॉमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं उनको हम हिंदी में योगात्मक कंजंक्शन बोल सकते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, योगात्मक संयोजक। ऐसे कंजंक्शन जो एक के बाद एक सेंटेंस को जोड़ दें उनको हम कॉमुलेटिव कंजंक्शन के दायरे में लाते हैं। जैसे कभी आप किसी से बात करते हैं, अब बात को आपको लंबा खींचना है तो आप कैसे करेंगे, मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैंने ये कर। हिंदी में भी आप देखो तो एंड करके, तो एंड कैसा हो गया, कॉमुलेटिव कंजंक्शन हो गया। एंड कैसा हो गया, आप एंड से कई सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं एक के बाद एक के बाद। तो ऐसे कंजंक्शन जो लगातार सेंटेंसेस को जोड़ते चले जाएं उनको हम कॉमुलेटिव कंजंक्शन के दायरे में रखते हैं। ठीक है, जैसे एंड, अब एग्जाम्पल में बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं लेकिन कुछ तो लिख लो, जैसे एंड कॉमा एज वेल एज कॉमा बोथ एंड, बोथ डैश करके लिखना एंड। इस जो ये जगह होती है ना, इस पर कोई दूसरे वाक्य या वर्ड आते हैं। बोथ एंड कॉमा नॉट ओनली वर्ड आल्सो, नॉट ओनली वर्ड आल्सो, ठीक है, आदि। एंड एज वेल एज बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो। अब एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं, एक सेंटेंस जो है इन कंजंक्शन से किस तरह से जुड़ता है। ये इरेज करते हैं, देखो जैसे सेंटेंस आप लिखो, ही इज ग्रीडी, ही इज ग्रीडी और ही इज डिसऑनेस्ट। देखो जब भी हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाए होंगे, हमने आपको बताया होगा केवल व्यक्ति में अच्छी और बुरी, अच्छी क्वालिटी नहीं होती है बल्कि उसमें बुरी क्वालिटीज भी होती हैं। तो जितनी उसकी अच्छी क्वालिटीज विशेषता बताती हैं उतनी ही विशेषता उसकी बुरी क्वालिटी भी बताती हैं। हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो अच्छा होना उसकी क्वालिटी है। इसी को अगर हम नेगेटिव सेंस में बोलेंगे ही इज अ बैड बॉय, तो बुरा होना भी उसकी विशेषता है। अगर अच्छा होना उसकी विशेषता है तो बुरा होना भी उसकी विशेषता ही है। तो जितना किसी व्यक्ति किसी वस्तु की बुराई अच्छाई महत्व रखती है उतनी ही क्वालिटी उसकी बुराई भी विशेषता दोनों बताती है। अच्छी क्वालिटी भी विशेषता बताती है और बुरी क्वालिटी भी विशेषता बताती है। ग्रीडी मीन्स होता है लालची और डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। वह लालची है और बेईमान है। तो पहले तो हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, मान लो कंजंक्शन से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों क्वालिटी को जोड़ देंगे, ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। अब अगर हमें इसको एज वेल एज से और बोथ एंड से या उससे जोड़ना है नॉट ओनली से, तो कैसा हो जाएगा, ही इज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट। फिर he is greedy
he is both greedy and dishonest. ठीक है, and the last, he is not only greedy but also dishonest. यानी किसी भी सेंटेंस को जोड़ना और लगातार जोड़ना कैसे कंजंक्शन होते हैं, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होते हैं। देखिए, वह लालची है और बेईमान है। वह जितना लालची है, एज वेल एज का मतलब वह जितना लालची है उतना बेईमान है, और वह लालची के साथ साथ बहुत का मतलब है दो क्वालिटी एक साथ होना, वह लालची और बेईमान दोनों है। और ही इज नॉट ओनली, ना वह केवल लालची है बल्कि बट आल्सो का मतलब बल्कि बेईमान है। इस ऑल्सो को हम पीछे भी ला सकते हैं, ही इज नॉट ओनली ग्रेडी बट डिसऑनेस्ट ऑल्सो। आ रही समझ में? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधात्मक। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है? विरोधात्मक। ऐसे कंजंक्शन जो विरोध को बताते हैं, जैसा कि हमने कोई बात कही और दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हो। दो सेंटेंस हमारे पास हैं और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहां पर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे बट है, वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है, तो अगर अमीर है तो कंजूस होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कैसा हो गया? दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हो गई। जब दो बातें एक दूसरी बात का विरोध करती हैं तो वहां पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। इसके बारे में आप लिखो, ब्रैकेट में लिखो विरोधात्मक, ब्रैकेट में लिखिए विरोधात्मक। हाँ, नीचे लिखिए कौन से कंजंक्शन है ऐसे, तो जैसे करके लिखिए बट, ब्यूटी बट कोमा यट, बट है यट है ना, और नेवरदीलेस, वाइल, नेवरदीलेस, वाइल, however, still, आदि। ठीक है, आप बट का मीन्स आप जानते होंगे, किंतु, परंतु, लेकिन। यट का मतलब होता है फिर भी। यट का मतलब क्या होता है? फिर भी। नेवरदीलेस का मतलब होता है तथापि। नेवरदीलेस का मतलब क्या होता है? तथापि। वाइल का मतलब होता है जबकि, और हाउएवर जैसा कि। हाउ तो मतलब कैसा, जब इससे कंजंक्शन मिल गया तो जैसा कि, और स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी। ठीक है, अच्छा, आप इसका एग्जाम्पल लिखो, ही इज रिच, ही इज रिच, he is rich। दूसरा है he is dishonest। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि व्यक्ति ईमानदार है, रिच होगा तो ईमानदार होगा, भाई उसको किसी चीज की बेईमानी करने की क्या जरूरत होगी, वो तो पहले से पैसे वाला है ना। लेकिन यहाँ पर इस क्वालिटी का बिल्कुल विपरीत हो गया, डिसऑनेस्ट। पैसा भी है और बेईमान भी है या नहीं? तो आप इसको हम वर्ड से करेंगे। आपको जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि हमें कंजंक्शन क्या लगाना है, बट डिसऑनेस्ट। आप यट भी कर सकते हैं, ठीक है, ही इज रिच यट ही इज डिसऑनेस्ट। आप सेकंड सेंटेंस है कि यू आर पंक्चुअल, यू आर पंक्चुअल। सेकंड सेंटेंस है योर ब्रदर
देखिए, हाँ, तुम पंक्चुअल हो यानी तो टाइम के पाबंद हो, और लेकिन तुम्हारा जो भाई है, योर ब्रदर इज इम्पंक्चुअल, वह टाइम का पाबंद नहीं है। तो दो कर्ताओं की यहाँ पर मतलब अलग अलग बातें हो गई। अभी हमने क्या कहा था, पहला एग्जाम्पल दिया था, वहां एक ही कर्ता था, एक ही कर्ता की बात हो रही थी, वही रिच था और वही डिसऑनेस्ट था। तो हमें ही इज लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार हमने ही इज लिखा और रिच और वट को, रिच और डिसऑनेस्ट को वट से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर दो कर्ता है, एक यू है और एक योर ब्रदर है, तो दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर पंक्चुअल बट, या बट ना लगाओ, यहाँ पर वाई भी लगा सकते हैं, वाई योर ब्रदर इज इम्पंक्चुअल। ठीक है, क्या है, तुम पंक्चुअल हो जबकि, वाई मीन्स जबकि तुम्हारा भाई इम्पंक्चुअल, यानी वो टाइम का पाबंद नहीं है। आगे समझ में। नेक्स्ट हेडिंग डालो अल्टरनेटिव। ये लिख लिया सबने, लिखो जल्दी। देखो, अल्टरनेटिव कन्वेंशन, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव से मतलब होता है दो में से एक। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प से। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प से। आपको कोई दो बातें हैं, दो में से कोई एक सही है, कोई एक गलत है, या तो ये या ये, तो इसके कन्वेंशन क्या होते हैं। सबसे पहले either or, neither nor, or nor। आ रही समझ में, ये अदरवाइज भी होता है। अदरवाइज देखिए, आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो, या तो। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो। ठीक है, ना मुझे तुमसे प्यार है और ना तुम्हारे भाई से। ना और ना ही बोल सकते हैं, ना ही तुम्हारे भाई से। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, या तो तुम पेन ले लो या पेंसिल ले लो। ठीक है, नॉर का, नॉट लिख दिया हमने इसको, आर बना। नॉर का मतलब होता है ना तो, ना मुझे पेंसिल चाहिए और ना ही पेन चाहिए। ठीक है, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, या तो चले जाओ अन्यथा चुप बैठो। ठीक है, गो आउट इन माई क्लास, अदरवाइज विल यू कीप क्वाइट। ठीक है ना, या तो चले जाओ या फिर शांत रहोगे। आगे समझ में, वही एग्जाम्पल लिखो इसका। देखो, एग्जाम्पल है, कम हेयर इन टाइम। दूसरा है, डू नॉट कम एट ऑल। Have you written it? देखिए, एग्जाम्पल तो इसके, ये जो कंजंक्शन है ये तो समझ में आ रहा है ना, जिसका मतलब पता ना हो तो पूछ भी सकते हो। कम हेयर इन टाइम, हेयर मीन्स यहाँ, कम मीन्स आओ, यहाँ समय से आओ, और डू नॉट कम एट ऑल। एट ऑल का
बिल्कुल, या तो यहाँ समय से आओ या बिल्कुल मत आओ। तो काय से जोड़ देंगे इसको, या तो देखो हिंदी जोड़ने भी निकल आएगा आइदर से, आइदर कम हियर इन टाइम और डू नॉट या डोंट कम एट ऑल। या तो समय से आओ या बिल्कुल मत आओ। क्या हो गया, या तो समय से आओ या बिल्कुल मत आओ। इसके बाद अगला है इलेटिव कंजंक्शन। अगला है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, परिणाम सूचक। आप जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है उसके लिए उसके आगे लिखना विकल्पीय ब्रैकेट में। जो तीसरी हेडिंग अभी हमने डलवाई, पहला क्या था योगात्मक, दूसरा क्या था, पहला जो कॉम्युलेटिव था उसका मतलब क्या था योगात्मक, दूसरा एडवर्सेटिव है उसका मतलब है विरोधात्मक, तीसरा अल्टरनेटिव है उसका मतलब है विकल्पात्मक या विकल्पीय। और अब लास्ट है इलेटिव कंजंक्शन परिणाम सूचक। ब्रैकेट में लिखो परिणाम सूचक, ब्रैकेट में लिखिए परिणाम सूचक। ठीक है, इलेटिव कंजंक्शन से मतलब होता है परिणाम सूचक। ऐसे कंजंक्शन जो आपको ये बताएं कि आपने कार्य किया और उसका ये परिणाम होगा। ठीक है, रिजल्ट के साथ बताते हैं। जब हम जोड़ते हैं सेंटेंस को तो रिजल्ट के साथ बताते हैं। तो क्या है ये, सो जैसे सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। देयरफॉर का मतलब क्या होता है बताओ, 11th में आ गई। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम, इसलिए। एज सच, सबका सेम ही आएगा। ठीक है, आप उसमें नहीं लिखते हैं जब वो लिखते हैं एप्लीकेशन, मे आई रिक्वेस्ट देयरफॉर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसलिए, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, और सच एज है, ऑल्दो है ना, सो दैट है, ये सब परिणाम सूचक है। इधर आगे लिखे दे रहे, समझ में आ जाएगा। अभी आप बहुत से कंजंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल लिखिए, ही कैन नॉट लिव, he cannot live in peace। दूसरा सेंटेंस है he is greedy of money, he is greedy of money। ठीक है, वह शांति से नहीं रह सकता, वह शांति से नहीं रह सकता। he is ग्रीडी ऑफ मनी, वह पैसों का लालची है, वह शांति से नहीं रह सकता, वह पैसों का लालची है। अब एक तो ये कैसे जुड़ेगा, कोई बता सकता है, बता सकता है? एज सच से जुड़ेगा, और कोई बता सकता है? अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को सीधा जोड़े तो ये बिकॉज से जुड़ेगा, एज से जुड़ेगा, फॉर से जुड़ेगा। ठीक है, बिकॉज से कैसे जुड़ेगा, ही कैन नॉट लिव इन पीस बिकॉज ही इज ग्रीडी ऑफ मनी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, वह क्यों नहीं रह सकता। तो रिजल्ट के लिए हम इस सेंटेंस को आगे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, he is greedy of money, so he cannot live in peace।
अर्जेंट आया, वह पैसों का लालची है, इसलिए वह शांति से नहीं रह सकता। ठीक है, लिखो इसे जल्दी। अब कंपाउंड सेंटेंस में अगली हेडिंग है, हेडिंग नहीं, नोट लिख लो, नोट लिख लो इसके आगे, लिखो नोट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में लिखो हु विच, ब्रैकेट में लिखो हु, WHO, हु विच आदि, ब्रैकेट में लिखिए। रिलेटिव प्रोनाउन की स्पेलिंग बोलना पड़ेगी। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में लिखो हु विच आदि, और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन आदि, वेयर कॉमा व्हेन आदि ब्रैकेट बंद का प्रयोग भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह होता है। देखिए, ये हु है, डेट है, विच है, वेयर है, व्हेन है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन का कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ साथ कंपाउंड सेंटेंस में भी इनका कंजंक्शन की तरह प्रयोग होता है।